क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस यूपी बोर्ड में। तो 2026 साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पेपर हूबहू आपके ऐसे ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न होगा और आपको कुछ क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस प्रकार आपका पेपर होगा। पूर्णांक आपका 100 अंक का है और आपका मॉडल पेपर साहित्यिक हिंदी का है। ठीक है, समय आपको बच्चों 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का 1 से 8 तक का जो प्रश्न है, 1 से 8 तक का, वो खंड का है और उसके बाद खंड खा है। तो खंड का के जो पहले और दूसरे प्रश्न हैं उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला और दूसरा प्रश्न मिला करके 10 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे जो आप 10 में 10 सही कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले का प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। पहला वाला ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां। दूसरा है राम प्रसाद निरंजन। तीसरा है लल्लू लाल। चौथा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है बच्चों? लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। पहले का खा है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठल नाथ है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। पहले का गा है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा भोज का सपना, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। पहले का घा है, गोरा बादल की कथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, के लेखक कौन है? तो जटमल है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार की रचना है बच्चों, तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र, सुखदा, सोच विचार। ये तीनों जैनेन्द्र कुमार की रचना है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा ए सभी। इस प्रकार आपके 5 एमसीक्यूज हो जाते हैं। दूसरे का है, किस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं? तो साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग है, तीसरा सही हो जाएगा। दूसरे का खा प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसके हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। और दूसरे का गा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1943 है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो पहला वाला सही हो जाएगा पंचवटी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, मैथिली शरण गुप्त की रचना ये सभी हैं, सिद्धराज, पंचवटी, भारत भारती, ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद की रचना वैदेही वनवास नहीं है। बाकी कामायनी, कानन कुसुम, लहर, ये तीनों जयशंकर प्रसाद की रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। तीसरे प्रश्न जो होगा बच्चों, गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको परीक्षा में, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आएगा। और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, तो 5 गुणे 2 यानी 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए और नीचे यहाँ पे उत्तर दे रखा है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। तो ऊपर गद्यांश पढ़ करके हमें पता चला कि ये जो गद्यांश है ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। तीसरा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और सारे प्रश्न जो यहाँ पे लिख रखे हैं इनके उत्तर को पढ़ लीजिए। जो 5वां प्रश्न है बच्चों, रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो रेखांकित वाक्यांश दे रखा है, जो राष्ट्रीयता से लेकर आवश्यक धर्म है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको ऊपर का गद्यांश नहीं आता है तो बच्चों आप दूसरा वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा वाला गद्यांश कुछ यहाँ पे लिख रखा है हमने, ये गद्यांश आप इसको अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसमें एक प्रश्न होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी। तो सबसे पहले प्रश्न यही होगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें पढ़ करके पता चला जो गद्यांश है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से ये अवतरित है। ठीक है, और इसके यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा किसका अभिन्न अंग है?
किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बच्चों मैंने यहाँ जो आपको बताया था उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे लिख रखी है, पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न बच्चों है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, यानी 10 अंक आपको पद्यांश से भी मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो पद्यांश आपको अच्छे से आएगा वो आपको करना है। पहला पद्यांश यहाँ पे देखिए लिख रखा है हमने, ये पद्यांश पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न पहला है, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताए। तो ये पवन दूतिका है और पवन दूतिका अवध्याचल उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित है। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या लिख रखी है, पॉज करके पढ़ लीजिए। ये जो आपकी 4 लाइन है, इन 4 लाइनों की व्याख्या है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रश्न होंगे, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ लीजिए। इसमें मैंने लिख रखा है, यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फिर अगर अथवा में दे रखा है, ऊपर आपको नहीं आता तो आप अथवा वाला अटेम्प्ट कर लेना। ये अथवा का पद्यांश दे रखा है और ऊपरी पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। ठीक है। तो पद्यांश पढ़ करके हमें पता चला जो ये पद्यांश है श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुपात शीर्षक काव्यांश से ये अवतरित है। ये इसका पद्यांश का संदर्भ हो गया। और रेखांकित अंश की व्याख्या जो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या यहाँ पे कर रखी है। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं, पॉज करके सभी प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ लीजिए वीडियो को। फिर यहाँ पे आपका एक लेखक का, एक कवि का जीवनी आता है और उनका जीवन परिचय। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ पे लिया है जीवनी, और ये आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका एक कवि से आएगा, तो कवि का इसी प्रकार 5 नंबर का आएगा जीवनी, तो कवि का यहाँ पे पढ़ लीजिए पॉज करके। और उसके बाद छठा प्रश्न आपका होता है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है। तो आपको 5 नंबर का कहानी का सारांश प्रिपेयर करना है, जिसमें हमने लाठी कहानी का उद्देश्य लिखा है। तो आप इसको पॉज करके पूरी लाठी कहानी का उद्देश्य पढ़ लीजिए। उसके बाद 7वां प्रश्न आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर होता है। ठीक है। जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे हैं आपके अपने साहित्यिक हिंदी में, जैसे कि यहाँ पे श्रवण कुमार, त्यागपति, रश्मिरथी, मुक्ति और सत्य की जीत, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका खंड का खत्म होकर खंड खा स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक गद्यांश और एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गद्यांश लिखा है और इस गद्यांश का यहाँ पे संदर्भ लिख रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका अनुवाद है, ये भी आप पढ़ लीजिए, मैंने अनुवाद भी लिख दिया है। और अगर आप सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। ऊपर का गद्यांश नहीं आता है, दूसरा अटेंड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने गद्यांश लिखा है, इस गद्यांश के संदर्भ और इसका अनुवाद मैंने लिख दिया है, पॉज कर इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ और यहाँ पे मैंने संदर्भ सहित अर्थ लिख रखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए दूसरा श्लोक है, तो यहाँ पे भी इसका पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत, तो 4 आपको ऑप्शन मिले होगा, 2 प्रश्न आपको संस्कृत में तैयार करना है। फिर आपका रसछंद अलंकार से प्रश्न आता है, ये तैयार कर लीजिए। और एक आपको निबंध तैयार करना है। ठीक है। तो 4 में से ये निबंध है, कोई एक निबंध तैयार कर लीजिए। 12वें का है नायिका का संधि विच्छेद, नए प्लस अखा का। हरिश्चंद्र में संधि विच्छेद विसर्ग संधि होगी। प्रेजिते का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस एज्जते। निम्नलिखित में किसी का समास विग्रह करिए, तो यहाँ पे नीलाम्बुजम में कर्मधारय समास है और दशानन में बहुब्रीहि समास है। फिर एक पत्र आपको आएगा, पत्र लिखना होगा 8 मार्क्स का। फिर यहाँ पे मैंने पत्र लिख रखा है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो लघुत्वम में त्वा प्रत्यय है और बलवान में वतु प्रत्यय है। ठीक है। फिर यहाँ पे रेखांकित पदों में से किसी एक प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम को ले कीजिए। तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति। तो इस प्रकार कुछ आपका साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर आएगा और ऐसे ही आपको अपना आंसर लिखना है बोर्ड परीक्षा में। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 95 प्लस मार्क्स जरूर स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।